मॉर्निंग बच्चों, मैं डॉक्टर निधि शुक्ला आज आपका मेरे यूट्यूब के चैनल पर स्वागत है। आज आपकी खास डिमांड पर मैं आपके लिए क्लास 12th का चैप्टर फर्स्ट जीवों में जनन लेकर के आई हूँ विथ नोट्स के साथ में। और जीवों में जो जनन है इसका ये पार्ट फर्स्ट है। इसमें पार्ट फर्स्ट में मैंने आधा पार्ट समझाया है। इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो आपको मिलेगा उसमें ये कंप्लीट चैप्टर के साथ में होगा। तो यहाँ पर अपन इसमें जीवों के जनन में पार्ट फर्स्ट देखेंगे। ठीक है बच्चों, तो स्टार्ट करते हैं, आइए चलें। आज अपन पढ़ने जा रहे हैं अध्याय 1 का, जो कि क्लास 12th का है, जीवों में जनन। इसको मैंने पूरे नोट्स के साथ में बनाया है, जो कि किताब से अलग शब्दों में है और आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएंगे। बहुत सरल भाषा में ये नोट्स तैयार किए गए हैं। तो आज अपन स्टार्ट करते हैं जीवों में जनन। मैं डॉक्टर निधि शुक्ला। सबसे पहले तो अपन देखते हैं जीव विज्ञान। जीव विज्ञान का मतलब क्या होता है? विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जीवधारियों का अध्ययन किया गया है या किया जाता है। तो अपन किसको कहते हैं? जीव विज्ञान। यानी विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जीवधारियों का अध्ययन किया जाता है, क्या कहलाता है? जीव विज्ञान। जीव विज्ञान शब्द जो है वो इसका प्रयोग किया था दो वैज्ञानिकों ने। एक थे लेमार्क जो कि फ्रांस के थे और एक थे ट्रेविनेरस जो कि जर्मन के थे। इन्होंने सन 1801 ईस्वी में जीव विज्ञान का शब्द का प्रयोग किया था। अब हम देखते हैं कि जीव विज्ञान का मतलब क्या होता है। बायोलॉजी, इसका इंग्लिश वर्जन है बायोलॉजी। और बायोलॉजी शब्द जो है ना वो ग्रीक भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना है। पहला है बायो। बायो का मतलब होता है बायोस। आप मेरी बात को, मेरे शब्दों को ध्यान दीजिएगा। बायो यानी बायोस और बायोस मतलब होता है जीवन। ठीक है, तो बायो यानी बायोस और बायोस यानी होता है जीवन। और जीवन किस में पाया जाता है? सजीवों में। जीवन सजीवों में होता है ना, आप तो जानते होंगे। अपने सजीव और निर्जीव तो छोटी कक्षाओं में भी पढ़ा होगा। जिसमें जान होती है, जो जीवित होते हैं वो सजीव कहलाते हैं और जिसमें जान नहीं होती वो निर्जीव कहलाते हैं। तो यहाँ हम पढ़ रहे हैं बायो। तो बायो का मतलब हुआ बायोस और बायोस का मतलब हुआ जीवन। ठीक है, और जीवन किस में पाया जाता है? सजीवों में। प्लस लोगोस। लोगोस का मतलब होता है अध्ययन। तो हम किसका अध्ययन कर रहे हैं? जीव विज्ञान का या सजीवों का अध्ययन। यानी हम यहाँ पर किसका अध्ययन करेंगे? जीव विज्ञान के अंतर्गत सजीवों का अध्ययन। तो बायो का मतलब होता है सजीव, है ना, जो जिसमें जीवन है वो सजीव है, और लोगोस मतलब अध्ययन। तो हम सजीवों का अध्ययन करते हैं। ये बायो प्लस लोगोस से मिलकर बना है। बायो का अर्थ होता है लाइफ, जीवन, और लोगोस का अर्थ होता है स्टडी, अध्ययन। अर्थात जीवन का अध्ययन करना ही जीव विज्ञान कहलाता है। जीव विज्ञान के जनक जो है ना, किसको कहा जाता है? अरस्तु को, एरिस्टोटल, अरस्तु को भी कहा जाता है। और जीव विज्ञान की कई ब्रांच, कई शाखाएं होती हैं। उनमें से एक शाखा होती है जंतु विज्ञान, जिसको कहते हैं अपन जूलॉजी। तो जूलॉजी के भी जो जनक थे ना वो भी कौन थे? अरस्तु थे। और जीव विज्ञान की दूसरी शाखा होती है वनस्पति विज्ञान। ठीक है, तो जीव विज्ञान की एक शाखा कौन सी हुई? जंतु विज्ञान, जिसको जूलॉजी कहते हैं। इसके जनक भी अरस्तु जी को कहा जाता है। और जीव विज्ञान की दूसरी ब्रांच है वनस्पति विज्ञान। इसके भी जनक थे थियोफ्रिस्टस। कौन थे? थियोफ्रिस्टस। तो आपने जाना जीव विज्ञान का मतलब, यानी इसका जो नाम पड़ा बायोलॉजी, उसका शब्दार्थ समझा कि बायोलॉजी का मतलब क्या हुआ। ठीक है, तो अपन ने जीव विज्ञान में क्या पढ़ते हैं? सजीवों के बारे में पढ़ते हैं, है ना, जो सजीव हैं। अब यहाँ पर अपन देखते हैं कि सबसे पहले सजीवों में क्या पाया जाता है, उनके लक्षण क्या होते हैं, क्या होता है। सजीवों में कोशिका पाई जाती है। ठीक है, जैसा कि आपने पढ़ा, सजीवों में क्या होता है? कोशिका पाई जाती है।
और जो कोशिका होती है और दूसरा सजीव, अपन कहते हैं ना कोशिका से निर्मित होता है जीव। कोशिका अपनी बॉडी किससे निर्मित हुई है? सभी जीव जंतुओं की बॉडी किससे निर्मित हुई है? सेल से निर्मित हुई है ना, सेल स्ट्रक्चर से बन करके निर्मित हुई है। कोशिकाओं से मिलकर के शरीर बनता है, पूरा निर्माण होता है, अंग, फिर अंग तंत्र, ऊतक और फिर पूरा शरीर। इसी प्रकार उसमें जो सजीव होते हैं उसमें उपापचय क्रियाएं होती हैं। ठीक है, उपापचय क्रियाएं क्या है? जैव रासायनिक अभिक्रियाएं हैं जो कि जीवन को प्रकट करती है। क्या है ये? जैव रासायनिक अभिक्रियाएं। ध्यान रखिएगा कि सजीवों में कोशिकाएं पाई जाती हैं और सजीवों में उपापचय क्रियाएं भी होती हैं, जिनको कहते हैं जैव रासायनिक क्रियाएं। तो ये क्या करती हैं जैव रासायनिक क्रियाएं? ये जीवन को प्रकट करती हैं। सजीवों में क्या क्या होता है? सजीवों में होता है वृद्धि, है ना। देखो, पहला तो हुआ उनमें कोशिका पाई जाती है, दूसरा हुआ कि उनमें उपापचय क्रियाएं होती हैं, यानी जैव रासायनिक क्रियाएं होती हैं, तीसरा उनमें वृद्धि होती है और उनमें विकास होता है, वृद्धि होती है, ग्रो करते हैं ना। चौथा, इनमें प्रजनन होता है। पांचवा, इनमें संवेदनशीलता होती है। छठवां, इनमें अनुकूलन होता है। और सातवां, इनमें और भी अभिक्रियाएं, गति होती है, श्वसन होता है, उत्सर्जन होता है। अब आप सोच रहे होंगे कि हम इनके कैरेक्टर्स क्यों बता रहे हैं, सजीवों के कैरेक्टर्स क्यों बता रहे हैं? तो हम सजीवों के कैरेक्टर्स इसलिए बता रहे हैं कि अपन अध्ययन करने वाले हैं बायोलॉजी का, यानी कि सजीवों का। और सजीवों के अध्ययन करने के समय हम अध्ययन करने वाले हैं प्रजनन का, क्योंकि जो सजीवों में होता है। तो सजीवों में बहुत सारी क्रियाएं बताई मैंने आपको। वृद्धि होती है, विकास होता है, प्रजनन होता है, अनुकूलन होता है, गति होती है, श्वसन होता है, उत्सर्जन होता है, और भी बहुत सारी क्रियाएं होती हैं। लेकिन हम आज के चैप्टर में क्या पढ़ने वाले हैं? जीवों में जनन, जो कि हमारे अध्याय फर्स्ट का नाम है जीवों में जनन। तो देखिए यहाँ पर एक कनेक्शन जुड़ा। जीव विज्ञान में हमने पढ़ा सजीवों के लक्षण, और सजीवों के लक्षण में पढ़ा प्रजनन, और अब हम पढ़ने जा रहे हैं जीवों में जनन। तो आपको ये समझ में आया होगा कि मैंने ये लिंक अभी जो आपको जोड़ी, ये क्यों जोड़ी? इसलिए कि आपको बायोलॉजी का पूरा मीन समझ में आ जाए। अब हम पढ़ते हैं जीवन अवधि। जीवन अवधि क्या है? कोई भी जीव जब, आपको मालूम है, कोई भी जीव जब जन्म लेता है तो जन्म लेता है, फिर वृद्धि करता है, फिर उसका विकास होता है, फिर वो वयस्क होता है ना, फिर वो जनन करता है, और फिर एक स्टेज आती है कि वो जीर्ण हो जाता है। यानी प्रत्येक जीव जो जन्म से लेकर के और उसके मृत्यु तक की जो समय होती है, बीच का समय, उसको कहते हैं जीवन अवधि। यानी जीव के जन्म लेने से लेकर मृत्यु तक, तो उसके बीच में वो कई स्टेजेस को पार करता है। कौन कौन से स्टेजेस को पार करता है? वो वृद्धि करता है, वो विकास करता है, वो वयस्क होता है, वो जनन करता है, और फिर जीर्ण हो जाता है। अब हर जीव की क्या होती है? जीवन अवधि भी अलग अलग होती है। जीवन अवधि अलग अलग कैसे होती है? जो आप अपनी एनसीईआरटी की बुक खोलेंगे ना, तो उसमें 14 जीव दिए हुए हैं, जिनमें से 5 जीवों की जीवन अवधि भी दी गई है। और मैं आपको यहाँ पर अभी 9 जीवों की जीवन अवधि जल्दी जल्दी से फास्ट बताना चाहती हूँ कि सब जीवों की जीवन अवधि अलग अलग होती है, यानी उनकी जन्म से लेकर मृत्यु तक का समय अवधि अलग अलग होती है। जैसे हाथी, हाथी का इसको नोट भी करते जाइएगा बच्चों। हाथी 60 से 75 वर्ष की आयु पाता है। गुलाब, उसकी 10 वर्ष आयु होती है। कुत्ता या डॉगी, उसकी 25 वर्ष आयु होती है। गाय, वो 25 वर्ष की आयु होती है। एक बार मैं फिर रिवाइज करूंगी। हाथी 60 से 75 वर्ष, गुलाब 10 वर्ष, कुत्ता 25 वर्ष, गाय 25 वर्ष, केला 25 वर्ष, घोड़ा 50 वर्ष, घरेलू मक्खी 1 महीना, बरगद यानी जो वृक्ष होता है ना बरगद का, वो 200 वर्ष, चावल या धान 4 महीने। तो आपने देखा कि जो आपकी एनसीईआरटी की बुक दी हुई है उसमें 14 जीवों का अध्ययन बताया गया है, और उसमें से 5 आपके एनसीईआरटी की बुक में दिए हुए हैं, और हमने अभी आपको 9 जीवों की जीवन अवधि बता दी। तो इसमें कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं जो कि आपको नीट के लिए भी उपयोगी रहेंगे, और
आपकी जो बोर्ड परीक्षा के लिए भी उपयोगी रहेंगे, उसको आप ध्यान से देखते जाइएगा। इसमें जो हमारी ब्रह्मांड है, ब्रह्मांड का जो निर्माण हुआ था वो लगभग 2000 करोड़ वर्ष पूर्व हुआ था। ब्रह्मांड का निर्माण कब हुआ था? लगभग 2000 करोड़ वर्ष पूर्व हुआ था। ये इंपॉर्टेंट रहते हैं, पॉइंट्स ये नीट में भी आते हैं और बोर्ड परीक्षा में भी इस प्रकार के महत्वपूर्ण बिंदु से क्वेश्चंस बनते हैं। इसी प्रकार जो हमारी पृथ्वी है ना, उसका निर्माण करीबन 450 करोड़ वर्ष पूर्व हुआ। जो हमारी पृथ्वी बनी वो कब बनी? 450 करोड़ वर्ष पूर्व। जीवन की उत्पत्ति पृथ्वी पर कब हुई? 200 करोड़ वर्ष पूर्व जीवन की उत्पत्ति हुई, जो कि पृथ्वी पर हुई। और 1.5 करोड़ वर्ष पूर्व यानी 1.5 करोड़ वर्ष पूर्व मानव के जो पूर्वज थे ना, जो कपी, जिनको कपी कहा जाता है, अपने जो पूर्वज थे, मनुष्य के पूर्वज कपी, वो पृथ्वी पर आ गए थे कब? 1.5 करोड़ वर्ष पूर्व। तो इस प्रकार से मैंने आपको ये लिंक क्यों बताई, ये एक श्रृंखला क्यों बताई? देखिए, हर चैन जो मैं आपको बताने जा रही हूँ वो कड़ी कहीं ना कहीं आपके चैप्टर को जोड़ती है। हमने शुरुआत की ब्रह्मांड के निर्माण से, फिर पृथ्वी के निर्माण से, फिर जीवन की उत्पत्ति से, फिर हमारे पूर्वजों के निर्माण से कि कब वो आए, और अब हम आपको बताने जा रहे हैं कि प्रजनन, प्रजनन क्यों आया, प्रजनन वर्ड क्यों आया, प्रजनन क्यों आया, कि प्रजनन क्यों होता है। तो ये आप इस लिंक के सहारे आपको समझ में आएगा कि ये प्रजनन, देखो जो जनक होते हैं यानी जनकों के द्वारा संतान उत्पन्न करने की क्रिया को जनन कहते हैं। अगर यह क्रिया नहीं होती तो जो कपि आए थे 1.5 करोड़ वर्ष पूर्व, तो आपको मैं ये समझाना चाहती हूँ कि 1.5 करोड़ वर्ष पूर्व से यह क्रिया लगातार चल रही है, इसलिए आज हम सब यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। यदि यह क्रिया नहीं होती तो मनुष्य कब का खत्म हो चुका होता, नष्ट हो गया होता। अब हम यहाँ पर नहीं होती, यानी यह प्रजनन की क्रिया जीवों में होती है। इस कारण एक संतान अपने ही समान दूसरी संतान को उत्पन्न करती है, यानी अपने वंश को बनाए रखती है। तो अपने वंश का अस्तित्व बनाए रखने की क्रिया को प्रजनन कहते हैं। इस क्रिया में क्या होता है? वह अभिक्रिया जिसके द्वारा कोई जीव अपने समान संतति को उत्पन्न करता है, उसे हम क्या कहते हैं? प्रजनन। यानी अपने ही समान उत्पन्न करने वाली संतति को, इसकी क्रिया को हम प्रजनन कहते हैं। तो अपन ने पढ़ा कि 1 करोड़ पहले, फिर इसके बाद में 70 लाख, फिर इसके बाद में जीव आए, जंतु आए, पादप आए, सूक्ष्म जीव आए, शैवाल आए और कवक भी आए। तो जनन की आवश्यकता क्यों? जनन की आवश्यकता जाति की निरंतरता को बनाए रखने के लिए, जाति में वृद्धि करने के लिए और वेरिएशन, विभिन्नताओं के लिए। आपने देखा है कभी? क्या आप खुद अपने आप को देख के रखिए कि क्या आप अपने माँ बाप के हूबहू संतान होते हैं? हूबहू, जीरोक्स तो नहीं होते ना। आप कैसे दिखते हैं? आपको छोटे में जब आप पैदा होते हैं तो आपको कई लोग बोलते हैं ये पापा जैसा दिख रहा है, ये माँ जैसा दिख रहा है। तो यानी उनमें क्या होता है? विभिन्नता होती है। विभिन्नता कहाँ से आती है? जनन से आती है। और क्योंकि हमें दोनों के डीएनए शामिल होते हैं, दोनों की गुण शामिल होते हैं, हम ऐसा तो नहीं होता कि जीरोक्स नहीं होते, एक समान नहीं होते, है ना। तो जनन के प्रकार, अब हम पढ़ते हैं जनन के प्रकार। जनन के कितने प्रकार होते हैं? 2 प्रकार। आपको ये समझ में आया कि जीवन अवधि क्या होती है, प्रजनन क्या होता है, प्रजनन की या जनन की आवश्यकता क्यों होती है? जाति की निरंतरता को बनाए रखने के लिए, जाति में वृद्धि करने के लिए और विभिन्नताओं के लिए। जनन के प्रकार, जनन के प्रकार कितने होते हैं? तो जनन के प्रकार आइए देखते हैं। लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन। जनन के 2 प्रकार होते हैं, एक होता है लैंगिक और एक होता है अलैंगिक। लैंगिक जनन क्या है? यह जनन क्रिया में 2 जनक भाग लेते हैं, है ना। और अलैंगिक जनन वह जनन की क्रिया जिसमें केवल एक जनक भाग लेता है या एक जनक की आवश्यकता होती है।
और जो लैंगिक जनन है उसमें 2 जनक भाग लेते हैं या 2 विपरीत लिंग वाले जनक की आवश्यकता होती है। अब हम देखते हैं कि लैंगिक जनन के लक्षण क्या है। इस विधि में जो जनन के रूप में नर एवं मादा जनक भाग लेते हैं, यानी इसमें मेल और फीमेल 2 जनक भाग लेते हैं। इसमें मेल और फीमेल जो युग्मकों के निषेचन के पश्चात एक नया युग्मनज या जाइगोट तैयार होता है। तो युग्मकों को कहते हैं गेमीट और निषेचन को कहते हैं फर्टिलाइजेशन, और जो तैयार होता है उसको कहते हैं युग्मनज या क्या, जाइगोट। तो यहाँ पर क्या होता है कि लैंगिक जनन में जो 2 विपरीत लिंग वाले होते हैं, तो इसमें अपन ने पढ़ा कि नर और मादा। तो नर जो होता है उसमें क्या निकलते हैं, शुक्राणु, है ना, शुक्राणु, और मादा में क्या होते हैं, अंडाणु। तो जो नर शुक्राणु से क्या बनता है, नर युग्मक बनता है, मेल गेमीट बनता है, और जो मादा होती है उससे क्या निकलते हैं, अंडाणु, तो उसमें क्या बनता है, फीमेल गेमीट बनता है। और दोनों में कौन सी क्रिया होती है, संलयन की क्रिया होती है। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, मैंने क्या बताया कि इसमें मेल और फीमेल 2 जनक की आवश्यकता होती है। जो नर जनक है या मेल जनक है, उसमें से शुक्राणु निकलते हैं, उसको मेल गेमीट कहते हैं, और जो फीमेल होता है उसमें से अंडाणु निकलते हैं, उसको फीमेल गेमीट कहते हैं। अब मेल गेमीट और फीमेल गेमीट के संलयन जुड़ने से जाइगोट, युग्मनज, जाइगोट का निर्माण होता है, और जब ये जाइगोट वृद्धि करता है तो शिशु का निर्माण होता है। यानी कि लैंगिक जनन में जो विभिन्नता आती है, जो अगली संतति मिलती है, उसमें जो विभिन्नता पाई जाती है वो क्यों होती है, वेरिएशन क्यों होता है, क्योंकि नर और मादा दोनों के गेमीट के फ्यूजन या फर्टिलाइजेशन के पश्चात जो जाइगोट बनता है, उसमें जो संतति उत्पन्न होती है उसमें माता और पिता से भिन्न लक्षण दिखाई देते हैं। लैंगिक जनन अधिकतर उच्च पादपों तथा जंतुओं में होता है। लैंगिक जनन किसमें होता है, अधिकतर किसमें होता है, उच्च पादपों में और जंतुओं में। तो अपन इसके बाद पढ़ते, यहां तक समझ में आया होगा आपको कि लैंगिक जनन क्या है और लैंगिक जनन के लक्षण क्या है। अब हम आते हैं कि जीवन चक्र की अवस्थाएं क्या। जीवन चक्र की अवस्थाएं, पहली अवस्था है किशोरावस्था। अब ये किशोरावस्था क्या होती है, तो जीवन की जो जीवन चक्र जो पूरा चलने वाला है, अभी आपको आगे आगे स्टेप बाय स्टेप बताएंगे कि जीवन चक्र जो हमारा पूरा चलने वाला है उसमें जो अवस्थाएं आ रही हैं, उसमें पहली अवस्था होती है किशोरावस्था। जनन से पूर्व की अवस्था को किशोरावस्था कहते हैं, यानी ऐसी अवस्था जिसमें अभी जनन करने की क्षमता नहीं आई है, उस अवस्था को क्या कहते हैं, किशोरावस्था कहते हैं। इसमें किसी भी जीव की बहुत तेज गति से वृद्धि होती है, यानी वह जीव क्या करता है, वृद्धि करता है ना, तो शिशु अवस्था से होता है तो वह किशोरावस्था तक आने में बहुत तेजी के साथ वृद्धि करता है। इस अवस्था को ही पादपों की कायिक अवस्था भी कहते हैं। तो फर्स्ट थी हमारी किशोर अवस्था, उसका पहला पॉइंट था कि जनन से पूर्व की अवस्था को किशोर अवस्था कहते हैं। इसमें किसी भी प्रकार की जनन करने वाला गुण अभी नहीं उत्पन्न हुआ होता है, और किसी भी जीव की बहुत तेजी के साथ में वृद्धि होती है। इसी अवस्था को ही पादपों की कायिक अवस्था भी कहते हैं। अब हम पढ़ते हैं कि जनन अवस्था क्या है। अभी अपन ने क्या पढ़ा, किशोर अवस्था पढ़ी, और दूसरी अवस्था होती है जनन अवस्था। यह जीव की ऐसी अवस्था होती है जिसमें वह जनन क्रिया करने के लिए पूर्ण हो जाता है, यानी कि वह जनन करने के लायक हो जाता है, उसमें उन ऑर्गन का डेवलपमेंट हो चुका होता है जो जनन के लिए उत्तरदायी होते हैं, जो चाहिए होते हैं, और इसी प्रारंभिक काल को यौना अवस्था भी कहा जाता है। इस काल में लैंगिक अंगों का विकास हो जाता है। अब हम पढ़ते हैं जीर्णावस्था। यह अवस्था कौन सी है,
तो जनन के बाद की अवस्था, यहाँ पर जो जनन अवस्था पड़ी, यहाँ पर अगली संतति उत्पन्न करने की क्षमता का विकास हो चुका है, अगली संतति उत्पन्न भी कर सकते हैं और फिर उनका विकास होता है, उनकी वृद्धि होती है। उसके बाद अंतिम स्टेज आती है जीर्ण अवस्था की, यानी जनन के बाद की अवस्था को हम क्या कहते हैं, जीर्ण अवस्था कहते हैं। और उस समय उस जीव की मृत्यु हो जाती है। तो आपने जो जीवन अवधि पढ़ी, तो एक के बाद ये 3 अवस्थाएं उस जीवन अवधि में आई। सबसे पहले हमारे में जीवन अवधि को समझाते समय हमने बताया कि जीवन अवधि जन्म से लेकर के मृत्यु तक की स्टेज को कहते हैं। उसमें लैंगिक अवस्था भी आई, उसमें फिर किशोरावस्था भी आई, जनन अवस्था भी आई और जीर्ण अवस्था भी आई, जिसको बुढ़ापा कहते हैं, जीर्ण शीर्ण अवस्था। और उस समय उस जीव की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। अब पादपों की जीवन अवस्थाओं में क्या क्या होता है, तो प्लांट्स में कौन कौन सी अवस्थाएं पाई जाती है। प्लांट्स में 2 प्रकार की अवस्थाएं पाई जाती हैं। पहली पाई जाती है क्या, मोनोकार्पिक, और दूसरी पाई जाती है पॉलीकार्पिक। तो पहली है मोनोकार्पिक, आइए इसको समझते हैं। मोनोकार्पिक में क्या होता है, यह प्लांट यह पादप अपने जीवन काल में केवल एक बार पुष्प को धारण करता है। ये बार बार धारण नहीं करता, केवल अपने पूरे जीवन काल में सिर्फ एक बार पुष्प को धारण करता है या फल उत्पन्न करता है, फिर उसका जीवन समाप्त होता है, फिर हम उसको उगाते हैं, फिर उसमें पुष्प उत्पन्न होते हैं। लेकिन जितने दिन का उसका लाइफ साइकिल होता है, उस लाइफ साइकिल में केवल एक बार यह पुष्प को धारण करता है। इसके बाद इनकी मृत्यु हो जाती है, जैसे गेहूं, चना, धान, केला इत्यादि। तो आपने यहाँ पर देखा कि अपन जैसे गेहूं को भी उगाते हैं, उसकी फसल उगाते हैं, चना की, धान की। तो यहाँ पर ये क्या होते हैं, ये सिर्फ जितना इनका जीवन होता है, उस जीवन में केवल ये कितना, एक बार पुष्प को धारण करते हैं, फिर फ्रूट उत्पन्न करते हैं और उसके बाद इनकी मृत्यु हो जाती है, अपन काट देते हैं फसल को। इसके बाद हम दोबारा बीज बोते हैं, दोबारा इनमें पुष्प धारण करते हैं। तो ये कहलाते हैं मोनोकार्पिक, जो केवल एक बार पुष्प को धारण करते हैं। अब आते हैं पॉलीकार्पिक। पॉलीकार्पिक क्या है, ये बहुवर्षीय पादप होते हैं। बहुवर्षीय पादप जो अपने जीवन काल में बार बार पुष्प को धारण करते हैं, उसे कहते हैं पॉलीकार्पिक। यानी कि ऐसे प्लांट या ऐसे पौधे जो अपने जीवन काल में क्या करते हैं, पुष्प को बार बार धारण करते हैं। जैसे आम हुआ, अमरूद हुआ, सेब हुआ, अनार हुआ, यानी इनके जो वृक्ष होते हैं, इनके जो पौधे होते हैं, वो बहुवर्षीय कहलाते हैं, बहुत साल तक रहते हैं और उनमें हर वर्ष क्या होता है, फ्रूट आते हैं, हर वर्ष पुष्प आते हैं, फिर ये पुष्प से फ्रूट बनते हैं। तो ये बहुत साल तक अपने में पुष्प को धारण करने की क्षमता रखते हैं। आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि मनुष्य की और जीव जंतुओं की जीवन अवस्था, प्लांट की जीवन अवस्था, इसमें क्या अंतर है कि पुष्प में पादप में 2 अवस्थाएं मात्र पाई जाती हैं। एक होती है मोनोकार्पिक और एक होती है पॉलीकार्पिक। मोनो का मतलब एक, यानी एक बार पुष्प को धारण करने वाला, और पॉली का मतलब ही होता है बहु, यानी बहुत सारा, तो कई बार पुष्प को धारण करता है। इसको आपको बिल्कुल भी रटने की आवश्यकता ही नहीं है, बहुत आसानी से इसको आराम से सिर्फ समझ लीजिए। इस वीडियो को लगातार पूरा देखिएगा, आपको मेरी कही हुई हर बात को ध्यान से सुनिएगा, आपको ये चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आएगा। इस चैप्टर का सेकंड पार्ट मेरे अगले वीडियो में जल्दी ही आपको मिलेगा, पर इस वीडियो को आप शुरू से अंत तक पूरा देखिएगा, आपको एक एक शब्द समझ में आएगा, बहुत आसान से शब्दों में। बच्चों, आपको कैसा लगा आज का ये वीडियो? चैप्टर फर्स्ट का ये पार्ट फर्स्ट था। इसके बाद सेकंड पार्ट, जो कि चैप्टर फर्स्ट का ही सेकंड पार्ट होगा, वो जल्दी ही आपको मेरे अगले वीडियो में देखने को मिलेगा। जीवों में जनन का सेकंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट में आपको क्या अच्छा लगा या क्या कमी लगी, मेरे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और हाँ, मेरे वीडियो को लाइक और शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, जिससे आपको मेरा नोटिफिकेशन ज़रूर मिल जाए।